हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BECE 146 इंडियन इकोनॉमिक। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है फिजिकल पॉलिसी, फिर आएगा आपका डिफरेंशिएशन करना है रेवेन्यू डिफिसिट में एंड फिजिकल डिफिसिट में, फिर फोर्थ क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, पहला आपका टॉपिक है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसे कंट्रोल कौन करता है, या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है बनाता कौन है? सेंट्रल बैंक। जो भी एक कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होता है, अगर इंडिया की बात करें यहाँ पर हम, तो RBI है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी में? यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, मॉनेटरी मतलब मनी, और मनी कौन कंट्रोल करता है, कौन प्रिंट करता है? RBI करता है। जिससे आप याद रख सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन बनाता है? RBI, ठीक है। ये हेल्प करता है मैनेज करने में कि जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर किन किन चीजों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है RBI के द्वारा? इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, राइट। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ गोल्स है, जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एनकरेज करना है ग्रोथ को, कि एट द एंड मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो RBI है वो क्या कंट्रोल करे या फिर क्या मैनेज करे, एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसको एनकरेज करे, ठीक है। और इकोनॉमी में क्या आए? स्टेबलाइज आए, ठीक है। जो भी अप डाउन्स होते हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है, उनको क्या करना है? अवॉइड करना है, और इकोनॉमी क्या हो? स्टेबलाइज हो, स्थिर हो, राइट। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल करेंगे, प्राइस स्टेबल रहेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। प्राइस स्टेबल का मतलब है इक्विलिब्रियम पर रहेगा, डिमांड और सप्लाई क्या होगी, जो एग्रीगेट डिमांड होती है एग्रीगेट सप्लाई वो इक्वल रहेगी, प्राइस स्टेबल रहेगा, प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, जिस कारण इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो कंट्रोल में रहेगी। और हम यहाँ पर जानते ही हैं ग्रोथ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, ठीक है, और जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ग्रो अप करना, ठीक है। ये किसके अंडर वर्क होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला है इंटरेस्ट रेट में चेंज, उसके बाद मनी सप्लाई में चेंज, उसके बाद जो एक मार्केट होती है उसको कैसे ऑपरेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो RBI है ये कुछ टूल्स होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव। अगर यहाँ पर मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई है, तो लोग जो उधारी करेंगे वो क्या करेंगे? उधार कम लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। और सेव सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो सेव करेंगे या फिर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। उधार नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? जब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पूरी इकोनॉमी में सेविंग्स ज्यादा होगी तो स्पेंडिंग लोग खर्च करेंगे, और इन्फ्लेशन क्या होगा? अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और एंड वाइज वर्सा, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ही लो होता है, लो होने का मतलब है लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? उधारी कर रहे हैं, सेविंग्स को कम कर रहे हैं, जिस कारण लोग क्या करेंगे, या फिर जो पूरी इकोनॉमी है उसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है मनी के अमाउंट को, पूरे सर्कुलेशन को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा RBI क्या करता है? मनी को पूरा कंट्रोल करके रखता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको प्रिंट करता है, तो पूरा जो मनी सप्लाई होगा उसमें चेंज ला सकता है। वन मार्केट ऑपरेशंस, सेंट्रल बैंक खरीदता है और बेचता है गवर्नमेंट के बॉन्ड, साथ में कंट्रोल करता है कि कैसे जो मनी बैंक्स होते हैं उनके पास हो, जो मनी है उनके पास हो, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है RBI क्या है? बैंकों का बैंक है, ठीक है। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका ऊपर वाला जो उनका हेड बैंक हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो RBI के अंडर वर्क करते हैं,
ठीक है, यानी कि पूरा जो आरबीआई होता है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी एक पूरी ओपन मार्केट को ऑपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी यहाँ पर क्या होता है, जब एक इकोनॉमी क्या होती है, स्लो होती है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को क्या करके रखता है, कम करके रखता है, लो करके रखता है, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेंगे, खर्च करना शुरू करेंगे। यही आपकी कहलाती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद आता है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्शनरी। यहां पर क्या है, जब इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है देश में, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को यूज करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है और कम करता है किसको, मनी सप्लाई को, जिससे कि सारे के सारे जितने भी प्राइसेस होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। और प्राइसेस कंट्रोल होने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइप्स है हमारे एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी अभी मॉनेटरी से पता चला, मनी का यहाँ पर क्या है, मनी से हम रिलेट कर सकते हैं मॉनेटरी, तो आरबीआई करता है। और फिस्कल पॉलिसी फिर क्या बची यहाँ पर, गवर्नमेंट यूज करती है फिस्कल पॉलिसी को टैक्सेस के लिए, खर्च करने के लिए और मैनेज करने के लिए पूरी एक इकोनॉमी को या फिर उसकी ग्रोथ को। तो वही क्या होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, साथ में क्या कंट्रोल करती है, किन चीजों को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को। फिस्कल पॉलिसी में भी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, और सरकार कैसे इसमें कंट्रोल कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी के अंडर। ओके, फिस्कल पॉलिसी के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को बूस्ट करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और साथ में जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है उनको सपोर्ट करता है। इकोनॉमी बूस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएटिविटी की जाएगी, जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाना है। ठीक है, और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है उनको एनकरेज करना है। वो अगर एनकरेज होंगी, जॉब ज्यादा होंगी एक इकोनॉमी में, या फिर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो ज्यादा होंगी, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे किसमें, जीडीपी में, यानी कि जो एक इकोनॉमी है वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जितने भी प्राइसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या करता है उनको, फिस्कल पॉलिसी के अंडर जो गवर्नमेंट है जितने भी प्राइसेस है उनको बढ़ने से रोक सकती है, बहुत ज्यादा अगर जब बढ़ते हैं, जिस कारण इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। फिर आती है हमारी पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या चाहती है, एट द एंड जो उसके सिटीजन्स हैं वेलफेयर हो उनका, तो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या फिर जो गवर्नमेंट रोड बनवाती है, ये पब्लिक सर्विसेज है, सभी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के अंडर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स और अपने टैक्स को कलेक्ट करके, स्पेंडिंग करके क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी के जरिए इन गोल्स को अचीव करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूल्स क्या है यहाँ पर, हमारे दो ही हैं, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी हमने पढ़ा, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो यानी कि लोगों के जो खर्च होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपनी मनी का आधे से ज्यादा हिस्सा कहाँ पर देंगे, टैक्स में पे कर देंगे, तो लोगों के खर्च कम हो जाएंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को लो कर दिया, लो करने का मतलब है अब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे, एक्सपेंडिचर करना शुरू करेंगे, जिससे इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होती है। ठीक है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है सिटीजन्स द्वारा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, किस पर, रोड को बिल्ड करने के लिए, या फिर स्कूल्स के लिए, ठीक है, या फिर मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, बुक्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर हमने हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पूरी एक इकोनॉमी में क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटाएगी तो इकोनॉमी ऑलरेडी क्या होगी, बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग डिमांड करेंगे, लोग कंजप्शन करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है,
सेकेंड है इसमें इफ द गवर्नमेंट स्पेंड लेस, और अगर गवर्नमेंट वही क्या करती है, लेस स्पेंड करती है, तो इकोनॉमी कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है, बहुत स्लो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें आपका टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वही सेम चीज, एक्सपेंशनरी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को कहाँ यूज करते हैं हम, फिस्कल पॉलिसी के अंडर। जब एक इकोनॉमी स्लो है तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। टैक्सेस रिड्यूस होने का मतलब है लोग अब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना शुरू करेंगे, तो क्या होगी यहाँ पर, अब इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, बूस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, बिल्डिंग न्यू हाईवेज। एक गवर्नमेंट ने क्या किया, हाईवेज का क्या किया, बिल्ड किया, तो हाईवे बिल्ड करने के दौरान जॉब क्रिएट हुई, ठीक है, लोगों का टैक्स कम हुआ, लोगों ने खर्च करना शुरू किया और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जब यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है देश में, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी और रिड्यूस कर देगी अपने खर्च को कम करके टैक्सेस उसने क्या किए, कलेक्ट करना, फंड उसने कलेक्ट करना शुरू किया सरकार ने, तो हमारी जो पूरी इकोनॉमी होगी वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, किसमें, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंडर, ठीक है। इसका एग्जांपल है, सब्सिडाइज क्या करेगी, जितनी भी सब्सिडीज होती हैं उनको रिड्यूस कर देगी, ठीक है, टू लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। सब्सिडीज क्या की उसने, कम कर दी, तो कहीं ना कहीं जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही क्या होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक्सपेंशनरी, उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें आपका रिवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट। व्हाट इज दिस, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले रिवेन्यू डिफिसिट की, ठीक है। जब व्हेन द गवर्नमेंट्स रेगुलर इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम क्या होती है, जब वो फंड कलेक्ट करती है, जैसे कि टैक्स हो गया, इज लेस देन इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज। अगर यहाँ पर हम माने रिवेन्यू डिफिसिट वही होता है जब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से फंड लेती है, वो फंड कम होता है उसके एक्सपेंसेस से, वही क्या कहलाती है हमारी रिवेन्यू डिफिसिट। इसका फॉर्मूला है रिवेन्यू डिफिसिट इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। मीनिंग क्या है, यानी कि ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ अर्न नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कवर कर रही है जो उसने क्या किया है, खर्च किया है, ठीक है। जो उसने खर्च किया है उसी का ही सिर्फ इक्वल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम फिस्कल डिफिसिट की, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर मतलब है जब एक गवर्नमेंट ने उसके टोटल एक्सपेंसेस को, ठीक है, उसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं उसकी टोटल इनकम से, जैसे कि इसमें हम साथ में इंक्लूड करते हैं उधार, जो भी गवर्नमेंट बैंक से उधार भी लेती है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर फिजिकल डिफिसिट आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है फिजिकल डिफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट्स को, और टोटल रिसिप्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, बोरोइंग को, जितना भी उधार किसने लिया है, गवर्नमेंट ने, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। अब ये इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत थी किसकी, या फिर जरूरत है बोरो की, मनी को उधार लेने की, जिससे वो कवर कर सके गैप को, कौन सा गैप, इनकम का और जो भी उसने खर्च किया है उनके गैप को, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया है, उधार लिया है मनी को, ठीक है। इसलिए हमने टोटल रिसिप्ट में बोरो को, जो हमने उधार ली थी मनी, उसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है। यही होते हैं हमारे रिवेन्यू डिफिसिट एंड फिस्कल डिफिसिट। होप सो ये आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है इसमें आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। ये आपका 1947 है, राइट। चलो, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ये एक लॉ है या फिर एक रूल है भारत का जो कि मदद करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
कौन सी प्रॉब्लम्स को? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, जो भी एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ये लॉ है या फिर ये एक एक्ट है या फिर एक रूल है, जो कि कब आया था? 1947 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इट एंश्योर फेयरनेस एट वर्क। अब इस एक्ट का वर्क क्या है? क्या वर्क करता है कि जब एक ऑफिस में या फिर एक इंडस्ट्री में, फर्म में, कंपनी में जब काम हो रहा हो तो लोगों के बीच में यानी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में क्या होनी चाहिए? फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट करे डिस्प्यूट्स को और प्रमोट करे किसको? पीसफुली सॉल्यूशंस को। जो भी आपके बीच में क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है? पीसफुली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का पर्पस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करना। प्रोटेक्ट वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और प्रमोट करना पीस, कि एक इंडस्ट्री में शांति बनी रहे, लोग क्या करें, जितने भी वर्कर्स हैं वो शांतिपूर्वक अपना वर्क करें, एफिशिएंटली वर्क करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सॉल्व डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स क्या हैं, डिसएग्री हैं, किसको लेकर के? एम्प्लॉयर्स के बीच में। वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, किस, जैसे कि वेजेस को लेकर के है या फिर वर्किंग आवर्स को है या फिर जॉब सिक्योरिटी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने चाहिए। वर्कर्स को प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्कर के साथ कैसा ट्रीट होना चाहिए? फेयरली ट्रीट होना चाहिए। साथ एंड डोंट लॉस देयर जॉब्स अनफेयरली, और वो ना खोएं, कैसे? अपनी जॉब्स अनफेयरली की वजह से, यानी कि अगर उनके साथ क्या है बिहेव या फिर उनके साथ ट्रीट आप फेयरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिस कारण वो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये भी ना हो। तो ये जो एक्ट है इसका पर्पस होता है कि वर्कर्स को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। प्रमोट करता है पीस को। अवॉइड स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स दैट कैन डिस्टर्ब इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज में अगर वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में क्या है? प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उस कारण स्ट्राइक्स ना हो, लॉकआउट्स ना हो, इसको अवॉइड करता है, ठीक है, जिससे कि एक पूरी इंडस्ट्री क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, ठीक है, या फिर एक इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो ये इस एक्ट का पर्पस क्या था कि ये प्रमोट करता है शांति को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है इसका बेनिफिट एक्ट का। प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, अभी हमने पढ़ा। रिड्यूस करता है डिस्ट्रप्शंस को, अभी हमने पढ़ा। एनकरेज करता है कॉपरेशंस को, ठीक है, यानी कि वर्कर्स के जो अधिकार होंगे उनके साथ क्या होगा? शोषण नहीं होता, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। सेकंड में है कि स्ट्राइक्स जो होंगी, जो भी शटडाउन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो लॉकआउट्स होते हैं उनको अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है पूरी एक इंडस्ट्री को। उसके बाद एनकरेज करता है कॉपरेशंस को, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं और जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच के जो रिलेशन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? बेटर होने चाहिए, पॉजिटिव क्या होने चाहिए? रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। ये इस एक्ट का क्या है? हमारे पास बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, वेजेस को लेकर के या फिर जॉब रोल्स को लेकर के, तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है कॉन्सिलेशन के जरिए, आर्बिट्रेशन के जरिए और लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के जरिए। अभी हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो होप सो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं होगी। ये की फीचर्स ही हैं जो भी अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और हमने बेनिफिट्स पढ़े थे, राइट। यही सब है जो भी हमने पढ़े, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब है इसमें आपका नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। भारत में 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी फार्मर्स पॉलिसी आई थी। उन सभी पॉलिसीज पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कराती है इंडिपेंडेंस के बाद कि अब यहाँ पर हमें फार्मर्स की जो सिचुएशंस होती है या फिर उनकी नीड्स हैं उसको इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है, और साथ में जो फूड सिक्योरिटी है पूरे एक भारत में, या फिर जो एग्रीकल्चर है
या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या आना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। यही उसके लिए क्या है हमारे पास नेशनल पॉलिसी है जो भारत में आई। वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। पहली थी आपकी 1947 से 1960s तक, उसका फोकस था फूड सिक्योरिटी। आफ्टर फ्रीडम इंडिया ने फूड शॉर्टेज को बहुत ज्यादा क्या किया था, फेस किया था, तो गवर्नमेंट ने फोकस किया लैंड रिफॉर्म्स में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे और ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, 1960s में, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड, जो लैंड थी जो फार्मर्स के लिए, जो एग्रीकल्चर पे, जहां पर एग्रीकल्चर होता है जिस लैंड पर, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया फार्मर्स में, और रिमूव किया किसको, जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। जो भी जमींदारी सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था 1947 से पहले, उसको रिमूव करके सभी फार्मर्स को उनकी क्या की थी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, डैम्स, जैसे कि हमारा है यहाँ पर भाकर नंगल डैम्स था, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, फार्मिंग के लिए वाटर क्या होगा, इंश्योर होगा, तो जिससे कि इरिगेशन होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो फूड सिक्योरिटी होगी उस पर फोकस किया गया। उसके बाद था यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, इसने इंट्रोड्यूस कराया मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर के लिए हमने न्यू टेक्निक्स को सीखा, ठीक है। हाई सीड्स लिए, क्या लिए हमने, एग्रीकल्चर के लिए कुछ सीड्स को यूज किया, कुछ फर्टिलाइजर्स को जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, उनको बढ़ाया, ठीक है। ये था हमारा पहला अर्ली ईयर्स में 1947 से 1960s में। आगे बढ़ते हैं, अब है इसमें 1970 से लेकर के 1990s तक कुछ एमएसपी आया, फिर बैंक लोन्स फॉर फार्मर्स, फिर सब्सिडीज, उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट्स। ओके, पहला था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पर जो उनकी क्रॉप्स होंगी, किसकी, फार्मर्स की, उनको उन क्रॉप्स पर क्या मिलेगा, फेयर प्राइस मिलेगा, यानी कि जितना भी उन्होंने क्या किया होगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलेगा, जितनी उन्होंने टोटल कॉस्ट उन्होंने लगाई थी एग्रीकल्चर पर, उसके बाद भी उन्हें रिवेन्यू भी मिले, साथ में कुछ प्रॉफिट भी मिले, कुछ वो सेव भी कर सके फार्मर्स, ठीक है। ये था हमारा एमएसपी। फिर बैंक लोन्स फॉर फार्मर्स। अब यहाँ पर जो फार्मर्स थे, ठीक है, कुछ सीड्स के लिए जो बेटर सीड्स थे, जो बेटर फर्टिलाइजर्स था या फिर मशीनरीज थी, उनका यूज करने के लिए यहाँ पर फार्मर्स लोन ले सकते थे बैंक से। सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ठीक है। वाटर टू रिड्यूस फार्मिंग कॉस्ट, जितनी भी फार्मिंग की कॉस्ट लगती थी वाटर के लिए, ठीक है, उसको कम किया गया, यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट था ही हमारा जो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद था फोर्थ, फूड सिक्योरिटी एक्ट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर एसेंशियल गुड्स, जितनी भी एसेंशियल गुड्स थी, फूड सिक्योरिटी थी, उसमें क्या किया, हमारा एक सिस्टम चालू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि लोगों को फेयर प्राइसेस पर क्या किया था, जो एसेंशियल गुड्स थे फेयर प्राइस पर दिए गए, ठीक है, जिससे कि मुनाफा हुआ किसको, फार्मर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा 1970 से 1990s। उसके बाद आया 2007 में, जिसके कुछ की फीचर थे, फेयर प्राइस होगा, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एमएसपी को ही और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के लिए बेटर अर्निंग एंश्योर की गई। क्रेडिट फैसिलिटीज, इजियर और बहुत ज्यादा चीपर लोन्स फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किए गए। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए गए और वाटर को मैनेज किया गया, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, जो कि फसल खराब हो जाती है क्लाइमेट एक्शन की वजह से या फिर कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो उस पर क्या किया गया, फार्मर्स को इंश्योरेंस दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब था इसमें हमारा फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स।
फोकस किया गया था, गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस किया था जो स्मॉल फार्मर्स थे और जो मार्जिनल फार्मर्स थे उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग्स दी गई फार्मर्स को, जिससे कि वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकें। उसके बाद था आपका लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर रोड्स बिल्ड किए गए, ठीक है। मार्केट फॉर फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स थे अब डायरेक्ट क्या कर सकते थे, मार्केट में जाकर के जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया था उसको जाकर के बेच सकते थे, ठीक है। ये था आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद 2007 के बाद आया जैसे कि हमारा पीएम किसान स्कीम, 2019 में डिजिटल एग्रीकल्चर, उसके बाद है एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2019 में क्या था, डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, जो फार्मर्स थे, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प ले सकते थे, ठीक है, किसमें, पीएम किसान स्कीम में, डिजिटल एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप जितने भी फार्मर्स हैं वो एप्स को यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट या फिर क्रॉप प्राइसेस या फिर फार्मिंग एडवाइस के लिए सीधा यहाँ पर हम जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं फार्मर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद था यहाँ पे लास्ट एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोट करना इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिससे कि यहाँ पर सीधा जो फार्मिंग होगी, जितने भी फार्मर्स होंगे जो एग्रीकल्चर करेंगे वो कैसी फार्मिंग होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, इको फ्रेंडली फार्मिंग होगी और जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान बिना पहुंचाए होगी, ठीक है। यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या था यहाँ पर, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुई और फूड प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट हुई। इम्प्रूव फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स थे उनकी इनकम में इम्प्रूवमेंट आई थी और जो भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, जो कंडीशन थी उसमें भी सुधार आया था। बेटर एक्सेस टू रिसोर्स, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी थी या फिर जो मार्केट थी, उसका हम बेटर तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे थे, ठीक है। ये कुछ इन पॉलिसी का इम्पैक्ट था। ओके, ये अभी हमने पढ़ी फार्मर्स पॉलिसी, एक थी हमारी 1947 से लेकर के 1960s, उसके बाद 1970s से 1990s, फिर 2007, उसके बाद हमारी आई पोस्ट 2007, जो 2007 के बाद आई, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट पड़ा। सो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको सब समझ भी आएगा और ये आपकी मदद भी करेंगे आपके एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।